हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। कल हमने उसके मीनिंग, डेफिनेशन और किस तरीके से जीएसटी तैयार हुआ है उसकी चर्चा की थी, उसकी विशेषताओं की भी चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। तो ये कितने प्रकार से सेट किया गया है। तो देयर आर 3 टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। पहला जो आपको दिया गया है वो है सेंट्रल जीएसटी, जिसको हम बोलेंगे सीजीएसटी। फर्स्ट केस सेंट्रल जीएसटी मींस इसको कहा जाएगा सीजीएसटी। सेकंड है आपके पास स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो स्टेट जीएसटी को आप एसजीएसटी के नाम से संबोधित करेंगे, आगे भी आप इसको याद रखें। और यूनियन टेरिटरी जीएसटी यूटी जीएसटी के नाम से जानी जाएगी। इसको थोड़ा हम डिटेल समझते हैं। तो बोथ ऑफ दीज टैक्सेस आर लेविड और इंट्रा स्टेट सेल्स दैट इज विद इन दी सेम स्टेट। स्टेट जीएसटी है आपका या ये यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, तो जब आप स्टेट के अंतर्गत ही माल का विक्रय करेंगे तो उस समय ही ये लागू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डीलर ऑफ राजस्थान सेल गुड्स टू अ डीलर ऑफ कंज्यूमर इन राजस्थान। कोई राजस्थान का व्यापारी और राजस्थान में ही वो डील करता है, माल का विक्रय करता है 50,000 रुपये का। तो सपोज जीएसटी रेट ऑन गुड्स इज 12%, तो दिस रेट विल comprise of CGST at 6% and SGST at 6%। अब यहाँ आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो CGST हम ऊपर कंसेप्ट सीख रहे थे, SGST हम पढ़ रहे हैं अभी, और UTGST, ठीक है ना। तो जितना भी आपका जीएसटी का रेट दिया हुआ है वो सेंट्रल में और स्टेट गवर्नमेंट में आधा आधा डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं रिलेटेड एग्जाम्पल में कि मान लीजिए आपका 12% जीएसटी है, तो सीजीएसटी 6% डिवाइड कर दिया जाएगा और एसजीएसटी के नाम से 6% आपको डिवाइड करना रहेगा। The seller has to collect 12% of rupees 50,000, that is 6,000, out of which 3,000 will be CGST, which will go to the central government, and rupees 3,000 will be SGST, which will go to the राजस्थान गवर्नमेंट। तो इस तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जीएसटी का बंटवारा आपको समझाया गया है, इसको आप याद रखें। और जो थर्ड कंसेप्ट है हमारे पास, तो वो है आपका आईजीएसटी, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इसको भी आप समझें। तो इट इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। अब देखिए, एक तो थी आपकी इंटर स्टेट सेल्स जो जिसमें आपकी एसजीएसटी लग रही थी, और दूसरी है आपकी इंट्रा इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो जो आपका इंटर स्टेट सेल्स आपका रहेगा आउटसाइड दी स्टेट सेल्स, तो उस पर ये लागू रहेगी, ठीक है ना। तो इट इज आल्सो लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी को आप एप्लीकेबल करेंगे। किस तरीके से एप्लीकेबल होगा? तो फॉर एग्जाम्पल, अ डीलर ऑफ राजस्थान सेल गुड्स टू अ डीलर इन मध्य प्रदेश, rupees 50,000, suppose IGST rate is 12%, so in such a case the seller will charge rupees 6,000 as IGST, and this entire amount will go to the central government। क्योंकि IGST है तो IGST पर पूरा पूरा हक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं दिया जाएगा। जबकि आप ऊपर देख रहे थे कि विद इन दी स्टेट यदि आप माल का विक्रय करते हैं या सर्विसेज देते हैं, तो उस स्थिति में आपका जो जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 50% चला गया था और 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए डिवाइड कर दिया गया था। तो इस तरीके से रिफॉर्म तैयार किया गया है जीएसटी के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आईजीएसटी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हक है, लेकिन तो भी आप थोड़ा सा देखें कि जीएसटी कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट।
अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जो जीएसटी हमने आईजीएसटी के अंतर्गत कलेक्ट की है उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। एक नोट आपके लिए दिया हुआ है कि इफ़ द जीएसटी रेट इज 12% इट विल comprise of 6% CGST plus 6% SGST in case of sales outside the state it will be collected IGST 12%. Similarly, if the GST rate is 18%, it will comprise 9% of CGST plus 9% SGST in case of sales outside the state. It will be called IGST 18% and so on. तो ये अभी हम टैक्स रेट के बारे में चर्चा ही कर रहे थे, तो वही आपको अलग अलग से नोट के माध्यम से इन्होंने समझाया है। और इसके बाद कल भी हमने कुछ बात की थी और आज फिर हमारे सामने एक टॉपिक अगेन है, वो है आपका रिवर्स चार्जेस के लिए। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। तो सर्टेन परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्जेस। रिवर्स चार्जेस मीन्स दैट जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड बाय द सेलर बट is paid by the purchaser to the government and claim it is input IGST. Goods and services placed under reverse charges are, आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई राजस्थान डीलर फ्रॉम unregistered person, payment of fee to lawyers, use of copyright, transport of goods, इंश्योरेंस कमीशन एक्सेट्रा। तो ये रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आएगा। तो रिवर्स चार्ज में जैसा कि आपको स्टार्टिंग में समझाया गया था कि इसमें जीएसटी सेलर द्वारा चार्ज नहीं की जाएगी, बट जो परचेजर है वो गवर्नमेंट के लिए जीएसटी पेड करेगा। इसको हम इनपुट जीएसटी के नाम से भी जान सकते हैं। अब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर समझते हैं जीएसटी का किस तरीके से अकाउंटिंग मैनेजमेंट किया जाता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज सेल्स विद इन दी सेम स्टेट, यदि एक ही राज्य में आप माल का विक्रय कर रहे हैं तो उस समय आपकी जीएसटी के लिए किस टाइप से आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जनरल एंट्री का, तो वो आपको स्क्रीन पर अब समझाया जा रहा है। ध्यान से देखें। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जिस समय आप माल खरीदेंगे उस समय की स्थिति क्या बनेगी, तो स्थिति आपके सामने स्क्रीन पर है। परचेज अकाउंट डेबिट, जैसा कि हम पहले एंट्रियां करके आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो चेंज आया है तो आप देख रहे हैं इनपुट जीएसटी के नाम से आपके पास दो जीएसटी आ रही हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। इन दोनों को आपने डेबिट किया हुआ है टू बैंक अकाउंट ऑब्लिक क्रेडिटर्स अकाउंट। इसका मतलब ये है कि यदि आपका कैश परचेज है तो बैंक लिखेंगे आप, चेक द्वारा पेमेंट करने की स्थिति में वरना आपको कैश लिखना पड़ेगा, और क्रेडिट परचेज है तो आप उसके लिए क्रेडिटर्स लिखेंगे। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, और जीएसटी रेट जो भी आपको दिया हुआ है, और जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी आपको बताया गया था कि 50-50% दोनों में, स्टेट में और सेंट्रल में डिस्ट्रीब्यूशन उसका होना है। तो ये चीज़ हम समझ के आए हुए हैं। ये बात थी आपकी माल परचेज करते समय। यदि हम सेल माल को कर रहे हैं, माल का विक्रय कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपकी जो एंट्री होगी तो बैंक ऑब्लिक डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो आप परचेज और सेल्स में आप जरा डिफरेंस को देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो वहाँ हमारे पास इनपुट जीएसटी के नाम से था और यहाँ हमारे पास आउटपुट जीएसटी के नाम से है। तो ये परचेज और सेल्स के लिए आप इसको याद रखेंगे। और इसके बाद जो अगली एंट्री हमारे पास है वो है आपकी फॉर परचेज रिटर्न की स्थिति में, कि यदि मान लीजिए किसी कारण से आप माल का वापसी करते हैं तो परचेज रिटर्न की कंडीशन में आपके सामने क्या सिचुएशन बनेगी उसको भी आप समझें। तो परचेज रिटर्न के लिए आप समझते हैं माल वापस कर रहे हैं आप, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। देखिए जितना माल आपने वापस किया है उससे रिलेटेड जीएसटी को भी आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो इनपुट जीएसटी अकाउंट जो हम ऊपर डेबिट कर रहे थे, अब यहाँ पर हमने इनपुट जीएसटी के लिए क्रेडिट किया हुआ है क्योंकि हमने माल का परचेज रिटर्न किया हुआ है, क्रय वापसी हुई है। इन केस ऑफ परचेज रिटर्न इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आर credited because at the time of purchase input CGST account and input SGST account were debited। तो ये अभी मैंने आपको समझाया कि किस कारण से इसको क्रेडिट किया गया है, क्योंकि माल क्रय करते समय हमने पहले डेबिट किया था, क्योंकि अब माल वापस कर रहे हैं तो रिलेटेड इनपुट जीएसटी को हमको क्रेडिट करना है।
सेम थिंग यदि सेल्स रिटर्न की कंडीशन आपके सामने बनती है तो इसी तरीके से आप सेल्स रिटर्न के लिए याद रखेंगे कि सेल्स रिटर्न के लिए भी आपको जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट है उनको आपको डेबिट करना पड़ेगा। पहले हम आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट को सेल्स करते समय क्रेडिट कर रहे थे, तो अब इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो आप एंट्री देख रहे हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो इस तरीके से आपको एंट्री को मेंटेन करना है फॉर परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कि यदि हमने कोई स्थायी संपत्ति परचेज की हुई है तो उसके लिए एंट्री रहेगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप देख रहे हैं कि एंट्रियां लगभग वही हैं, केवल जीएसटी को आपको और ध्यान में रखना है जीएसटी वाले केस में। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के लिए सेम थिंग, यदि कोई एक्सपेंसेस आपके लिए हैं और जीएसटी रिलेटेड मैटर उसमें भी आ रहा है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एक्सपेंसेस के बारे में आप एंट्री करेंगे जो भी आपका एक्सपेंस दिया हुआ है। और इसके बाद इनकम की हम बात करें तो जैसे हमारा एक्सपेंसेस का मैटर था तो उसमें हम जीएसटी अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, और यदि इनकम वाला मैटर है तो इनकम की एंट्री नॉर्मल होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। मान लीजिए कमीशन आपको प्राप्त होता है तो उस स्थिति में फिर आप आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये आपकी इनकम रिसीव्ड की स्थिति में एंट्री रहेगी। एंट्रियों को आप याद रखें क्योंकि जितना आप याद रखेंगे आपको आगे इनको करने में सुविधा रहेगी। और इसके बाद जो अगली एंट्री हमारे पास दी गई है वो है आपके लिए फॉर ड्राइंग ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। तो यदि मान लीजिए आप जो माल परचेज किया गया है उस परचेज किए गए माल को यदि आप विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए तो उसके लिए एंट्री आपकी रहेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना है क्योंकि परचेज किया हुआ माल जो आप यूज कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए एट कॉस्ट आप उसको यूज कर रहे हैं, उस पर रिलेटेड जीएसटी को आपको इनपुट को सेटअप करना पड़ेगा। तो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, इसको आप याद रखिएगा। और इसी तरीके का मिलता जुलता मैटर आपका रहेगा किसी भी तरीके से यदि मान लीजिए आपका माल अदर यूज में चला जाता है, चाहे आप उसको सैंपल के रूप में बांटें या लॉस बाई फायर हो जाए या लॉस बाई थेफ्ट हो जाए, तीनों कंडीशन में आपका परचेज किया हुआ माल कम हो रहा है टू परचेज अकाउंट आप लिख रहे हैं तो साथ ही साथ आपको इनपुट जीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये एंट्री आपके सामने है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो इस तरीके से आपको जीएसटी के बारे में एंट्रियां करना है। और अगली एंट्री पर हम फोकस करें तो फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। अब ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बात कि अभी तक हमने इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को यूज किया था तो उनको आपको क्रॉस उसको सेटअप करना है। तो इसके लिए आप जो एंट्री लिखेंगे तो क्रॉस एंट्री होनी है कि अभी तक इनपुट जीएसटी को हम डेबिट कर रहे थे, ठीक है ना, और आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट कर रहे थे, तो अपोजिट एंट्री चली जाएगी। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी जो आपकी इनपुट सीजीएसटी है सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, अगेन नरेशन पे फोकस कीजिए। इनपुट सीजीएसटी जो आपके पास थी उसको आपने सेट ऑफ किया हुआ है आउटपुट सीजीएसटी से, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री रहेगी जिसको आप याद रखें। इसके बाद जो आप अगली एंट्री करेंगे तो फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। तो अभी हमने सीजीएसटी को सेटअप किया था, सेम प्रोसेस आप एसजीएसटी के लिए सेटअप डालेंगे। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। तो इन दोनों एंट्रियों के माध्यम से हमने जीएसटी को सेटअप किया इनपुट को आउटपुट से। अब अभी जो आपने एंट्रियां सीखी थी 10 नंबर और 11 नंबर एंट्री को, इनकी जगह चाहे तो आप डायरेक्ट सेटअप भी कर सकते हैं। तो कंबाइन एंट्री के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है, तो कंबाइन एंट्री भी आप इसकी कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है ना। और इसके बाद लास्ट वन आपके लिए दिया हुआ है फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो यदि आप पेमेंट कंडीशन आती है जीएसटी के लिए तो उसके लिए आपकी जो पेमेंट कंडीशन है तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए सेटअप करने के बाद जितना पैसा आपका शेष बचेगा उसको आपको सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका सेटअप रहा
कि आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटपुट GST डिपॉजिटेड विद इन दी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आपको GST से रिलेटेड जनरल एंट्रियों को करना पड़ेगा। अब ये हम किस तरीके से सवाल करते समय यूज करेंगे, तो काफ़ी सारी बातें तो अभी हमको इसके माध्यम से समझ में आ गई होंगी, बाद बाकी हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको अभी समझेंगे। तो GST रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपके सामने है स्क्रीन पर। तो पहले एग्जाम्पल क्या कहता है इसके बारे में हम इसको सीखें। तो पास एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन दी स्टेट of Bihar and assuming CGST 6% and SGST 6%, टोटल GST को हम बात करें तो GST रेट हमारा 12% हो गया। हमारे पास एंट्रियां दी गई हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। नंबर 2, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। Then purchased computer printer for office ₹50,000 and payment made by check. Then legal consultation fees ₹10,000 paid in cash. Then rent of 20,000 paid by check. And last one entry हमारे पास है payment made of balance amount of GST। लास्ट में आपको GST को सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद जो बैलेंस आपका बचेगा उसको आपको सरकार को पेमेंट करना है। तो ये सारा प्रोसीजर हम किस तरीके से करेंगे, तो इसको हम एंट्री के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो हमारे पास थी वो क्या थी, परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। 2 लाख रुपए का आपने उधार माल खरीदा है। जनरल एंट्री के कॉलमों से हम परिचित हैं, सारे रूल्स हमको पहले से ही पता है, तो उसके लिए मैं आपको अगेन फोकस नहीं करना चाहूँगा। तो डायरेक्ट हम एंट्री को समझते हैं। 2018 जनवरी 2 में आपने एंट्री की, क्योंकि माल परचेज किया हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट हम लिखते हैं। टू क्रेडिटर्स, चूंकि परचेज ऑन क्रेडिट है और ये नहीं दिया गया है कि व्यक्ति का नाम क्या है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स ये हमको लिखना है। ठीक है, तो परचेज कितने का किया आपने, 2 लाख रुपए का। अब आपकी जो GST की रेट दी गई थी, तो GST रेट आपको इनपुट CGST और SGST दोनों का रेट आपको दिया गया है, जो कि 6% है। तो दोनों के लिए आप 6% इस पर कैलकुलेट करें। 2 लाख रुपए का 6% तो 12,000 इसका हुआ, 12,000 इसका हुआ। इस तरह टोटल आप जो क्रेडिटर है उससे क्लेम, उसका हिसाब किताब कितने का बनेगा आपका, 2,24,000 रुपये का। तो 2 लाख रुपए माल के लिए जो आपने परचेज किया हुआ है, और आपके ऊपर GST इनपुट कितना बन रहा है, 12,000, 24,000 रुपये। तो इस तरह 2,24,000 रुपये की आपको एंट्री मेंटेन करना पड़ेगी, पहली एंट्री। सेम थिंग हमारे पास जो दूसरी एंट्री है वो सेल्स से रिलेटेड है। तो परचेज का अपोजिट सेल्स होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। और सेल्स के लिए हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। ये नए कंसेप्ट आपके लिए हैं कि जिस समय परचेजर अथवा सेलर वो उसका नाम नहीं दिया रहता, तो ऐसी स्थिति में हम उनको डेटर और क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। तो जब माल परचेज करते हैं उस समय हम क्रेडिटर्स क्रिएट करेंगे, और जब माल सेल्स करते हैं उस समय हम डेटर्स क्रिएट करेंगे। तो डेटर्स अकाउंट को हमने डेबिट किया, अमाउंट अभी हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से आएगा ये। टू सेल्स अकाउंट, माल कितने का बेचा आपने, 3 लाख रुपए का, और उसके बाद उस पर आउटपुट CGST और SGST लगना है, जो कि 6% आपको दिया गया है। तो 6% 3 लाख रुपए का आप निकालेंगे तो 18,000 रुपये निकलेगा। इन तीनों का आप टोटल कर दीजिए, तो टोटल से आपके डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 3,36,000 रुपये, मतलब 3 लाख रुपए माल के लिए और 18,000 दोनों मिलाकर के 36,000 आपके GST के लिए चार्ज किए गए हैं। तो इस तरह आपकी इनपुट GST और आउटपुट GST सेल और परचेज के समय आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपकी जो अगली एंट्री है जनवरी 10 में, तो जनवरी 10 में आपने क्या किया है, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने कंप्यूटर खरीदा हुआ है 50,000 रुपये का और चेक द्वारा पेमेंट किया हुआ है। क्योंकि हमने सवाल की स्टार्टिंग में ही इस बात को पढ़ लिया था कि सारे ट्रांजेक्शन्स पर GST आपको मैनेज करके चलना है और विद इन दी स्टेट है आपका सारा प्रोसीजर। तो ऑफिस इक्विपमेंट आपने लिया हुआ है, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट आपने किया 50,000, क्योंकि माल परचेज करते हैं उस समय इनपुट GST होती है और जिस समय सेल्स करते हैं उस समय आउटपुट GST होती है। अभी माल परचेज किया गया है ये ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो 50,000 रुपये का कंप्यूटर था, उस पर 6% आपने GST चार्ज की हुई है। टोटल आपका 56,000 का आपका पेमेंट बनेगा, जिसको कि आपने चेक के माध्यम से पार्टी को पेमेंट कर दिया है। अगली एंट्री में आपने लीगल फीस का पेमेंट किया हुआ है, कैश में पेमेंट किया हुआ है, एक्सपेंस है आपके लिए। तो लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो उस पर भी आपका बैलेंस वही 6% आपको चार्ज करना है। 10,000 रुपये की लीगल फीस थी, 600 रुपये
आपकी जीएसटी के बने, तो टोटल पेमेंट आपको करना पड़ा 11,200 रुपये। दैन सेम प्रोसेस, आपने 22 तारीख को रेंट का पेमेंट किया हुआ है, 20,000 रुपये रेंट दिया है। इस पर भी आपने इनपुट CGST और इनपुट SGST आपने चार्ज की 1200 रुपये। टोटल आपको पेमेंट करना पड़ा 22,400 रुपये, जो कि चेक द्वारा आपने पेमेंट किया हुआ है। एंड लास्ट वन, अब हमारे पास जो एंट्री का मैनेजमेंट है वो है लास्ट सेटअप करने के लिए। तो अभी जब हम जनरल एंट्रियों को समझ रहे थे, जिस समय बेसिक रूल्स में आपको बता रहा था, तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि आप चाहें तो सेपरेट सेपरेट एंट्रियां कर सकते हैं इनपुट आउटपुट जीएसटी को सेटअप करने के लिए, और साथ में यदि चाहें तो आप उसको एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप कैलकुलेशन भी समझें, अभी तक जो सवाल में हमारे पास जीएसटी इनपुट आउटपुट बनी है उसके लिए, और उसके बाद हमने उसको सेटअप किया हुआ है, वो किस तरीके से हुआ, ये सारा प्रोसीजर आप समझिए। तो हम टोटल इनपुट CGST की बात करें, टोटल SGST की बात करें, तो इनपुट जीएसटी हमारे पास 12,000, 3,000, 600, 1200, यानी टोटल हमारे पास 16,800 की इनपुट CGST रही है, और SGST भी सेम अमाउंट रही है क्योंकि बराबर अमाउंट रहना है। और आउटपुट जीएसटी की हम बात करें तो आउटपुट जीएसटी हमारे पास जो एंट्री में आई थी, एक ही एंट्री में था 18,000 रुपये CGST, और SGST भी 18,000 रुपये थी। अब जो सेटअप करने की बात है, तो अभी आपको समझाया गया था कि जितना आपका इनपुट जीएसटी है उतने ही आप आउटपुट जीएसटी से सेटअप कर सकते हैं, और बाकी का पेमेंट आपको कैश में करना पड़ेगा या बैंक में चेक द्वारा करना पड़ेगा पेमेंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आउटपुट जीएसटी है 18,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ आपने एंट्री चूंकि कंसोलिडेटेड की हुई है, मिलाकर के एंट्री की हुई है, अलग अलग एंट्री हम नहीं कर रहे हैं, वरना हम अलग से बैलेंस करके भी उसको एंट्री कर सकते थे। 16,800 की एंट्री करते, उसके बाद हम उसका पेमेंट करने के लिए 1200 की अलग एंट्री, 1200 की 2400 की एंट्री कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक साथ एंट्री की गई है, तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट CGST आपकी कितनी है, 18,000 रुपये। आउटपुट SGST कितनी है, वो भी है 18,000 रुपये। ये दोनों अमाउंट थी हमारे पास। और इनपुट CGST और SGST कितनी है, वो 16,800, 16,800। अब पहले में से पहला मतलब SGST में से SGST का अमाउंट को माइनस करें, और CGST में से CGST का अमाउंट माइनस करें, तो यहाँ आप माइनस करने के बाद देख रहे हैं अमाउंट आपका 1200 रुपये बच रहा है। तो टोटल आपका पेमेंट 2,400 रुपये आपके द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह आपका एडजस्टमेंट ऑफ CGST एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, ये अमाउंट आपका निकल करके आएगा। तो CGST और SGST वाले सवालों में थोड़ा सा वर्क हमारे लिए बढ़ रहा है, बाद बाकी जनरल एंट्री का पूरा प्रोसीजर हमारा पुराना ही रहेगा, वही हमारे गोल्डन रूल्स रहेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए। केवल जीएसटी को हमको माइंड में रखना है, उसका रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया है उसको हमको माइंड में रखना है, और इस तरीके से आसानी से आप सवालों को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहिए, और सवालों को हम अच्छे से सीख करते जाएं, समझते जाएं, और किताब के लिए आप बुक अपनी परचेज कर लें, बेहतर रहेगा। और जिस बुक से अभी हम पढ़ रहे हैं DK गोयल से, तो ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसमें काफ़ी सारा मैटर हमको दिया गया है। सो सिस्टमेटिकली आप स्टडी करते जाएँ, थोड़ा रिविजन भी करते जाएँ, जिससे आप आसानी से सवालों को कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।